हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। ये सेकंड हफ्ते का अपना लेक्चर चालू है ऑन द सेकंड टॉपिक। तो अपना टोटली तीसरा हफ्ता चालू है और उसके अंदर का सेकंड टॉपिक का अपना दूसरा हफ्ता चालू है। उसका ये तीसरा लेक्चर है, तो काफी सारा अलग अलग चीजें चल रहा है। टॉपिक का नाम क्या था? मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। और इस टॉपिक में हमने भी बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखी हुई है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? अकाउंट का मतलब क्या है। अकाउंट मतलब कौन है? एक्टर है। अलग अलग कैरेक्टर्स बिजनेस के स्टोरी में चलने वाले हैं, उनका सबका अपने को स्टोरी जब बताने का है तो कौन से एक्टर को यूज करने का अपने को डिसाइड करना पड़ता है। फिर ये अकाउंट के क्या रहते हैं, उनके क्लासिफिकेशन बन सकते हैं। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। और एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ये अपना सीख के हो गया था। फिर उसके बाद में हमने देखा था अपना ट्रेडिशनल का रूल्स कैसे रहेगा। पर्सनल के लिए रूल्स बना था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के लिए रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मैं ये हर लेक्चर में रिवाइज करता हूं। उसका कारण ही यह है कि ये चीज अभी आपके जहन में जाके बैठना चाहिए, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए। जब ये आपके दिमाग में प्रिंट होगा तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड परफेक्ट अकाउंटेंट फॉर एनी बिजनेस। फिर हमने देखा था कि ये जो पर्सनल, रियल, नॉमिनल के रूल्स है उसमें एक बेसिक रूल याद रखने का रहता है अपने को कि एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। वो अपना ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, उसके हिसाब से हमने काम करना सीखा था। हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स किए, बहुत सारे प्रॉब्लम हमने सिर्फ क्लासीफाई किया कि ये पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। उसके अंदर भी हमने कुछ छोटी छोटी चीजें देखी थी कि पर्सनल के अंदर नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रियल के अंदर हमने देखा था टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है। और नॉमिनल के अंदर देखा था एक्सपेंस है कि लॉस है, इनकम है कि गेन है। ऐसा अलग अलग चीजें देखी थी। फिर हम लोग चले गए थे कहाँ पे? आपके मॉडर्न अप्रोच में चले गए थे। उतना होने के बाद हमने फिर से एक बार एक बड़ा टेबल का सिस्टम सीखा था। और टेबल के सिस्टम में हम क्या चेक करते थे? कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, फिर उनमें क्या हो रहा है एक्चुअली स्पीकिंग, फिर वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, फिर कौन सा रूल अप्लाई करने का, और कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये सब चीजें आपका देख के हो गया था। तो ये सब चीजें देखते वक्त मैंने आपको बहुत सारा अलग अलग चीजें सिखाया हुआ था। और कल के लेक्चर में तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था, किसी भी बुक में नहीं है वो बुक। किसी भी बुक में दिया हुआ टेक्निक नहीं है। स्पेशल टेक्निक कौन सा वाला? व्हेन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन is affecting one personal account, one real account, one nominal account, then personal account goes in narration and nominal account and real account go in entry. When a particular transaction is affecting one real account, another real account and one personal account, then again personal account goes in narration and real accounts go in entry. फिर मैंने और एक चीज सिखाया था कि जहां पे वन पर्सनल अकाउंट, अनदर पर्सनल अकाउंट एंड वन रियल अकाउंट नहीं तो नॉमिनल अकाउंट, ऐसा रहेगा तो क्या करने का? तो रियल अकाउंट नहीं तो नॉमिनल अकाउंट तो जाएगा श्योर शॉर्ट एंट्री में जाएगा। और वो जो दो पर्सनल अकाउंट है उसमें से किसी एक पर्सनल अकाउंट को जर्नल एंट्री में जाना पड़ेगा, एक पर्सनल अकाउंट को नरेशन में जाना पड़ेगा। तो सिलेक्ट कैसे करने का कौन जर्नल एंट्री में जाएगा और कौन नरेशन में जाएगा? तो मैंने बोला था जिसकी वजह से अपने बिजनेस को फर्क पड़ रहा है, जिस अकाउंट को धक्का लगा तो अपने बिजनेस को धक्का लग रहा है, उस अकाउंट को एंट्री में रखने का। और जिस अकाउंट को धक्का लगा तो अपने बिजनेस को फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको एंट्री में नहीं नरेशन में लिखने का। मैंने वो टाटा के डिविडेंड का एग्जाम्पल आपको दिया था। ऐसा अलग अलग चीजें अपना डिस्कस करके हो गया है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का भी लगभग सब चीजें पूरा हो गया है। आज मुझे अभी करना है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच आई होप यू आर नॉट फॉरगॉटन। अगर याद रहेगा तो देखिए, मॉडर्न अप्रोच ऐसा कुछ तो था। हाँ जी, जरा मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ। हाँ, नहीं तो फिर क्या आपको समझेगा नहीं कि क्या है करके। ये हमने सब डिस्कस की हुई चीज है। याद है क्या? पर्सनल रियल नॉमिनल देखने का नहीं, मॉडर्न अप्रोच है तो। या मॉडर्न अप्रोच है भैया अपना। तो अभी एसेट रहेंगे, एक्सपेंसेस लॉसेस रहेंगे, रेवेन्यूज और गेन्स रहेंगे, लायबिलिटीज और कैपिटल रहेगा। ऐसा अलग अलग चीजें रहने वाले। तो 5 कैटेगरी है। फिर उसके बाद में अपने को याद रखने का था कि उसका अकाउंट्स कैसे क्लासीफाई होता है। एसेट के बारे में रूल क्या था अपना? डेबिट कब करने का है? इंक्रीज इन एसेट रहेगा तो डेबिट करना है, और डिक्रीज इन एसेट रहेगा तो क्रेडिट करना है। और मैंने आपको क्या सिखाया था? सिर्फ एक कैटेगरी का रूल याद रखोगे तो बाकी सबका रूल याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रूल एसेट का है एग्जैक्टली वही रूल एक्सपेंसेस का है, और जो रूल एसेट का है उसका एग्जैक्टली उल्टा रूल लायबिलिटी का है, और जो रूल लायबिलिटी का है एग्जैक्टली सेम टू सेम रूल रेवेन्यूज एंड गेन्स का है एंड कैपिटल का है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन व्हाट वी हैव सीन while discussing the classification of accounts and the rules of debit and credit under the modern approach is that you need to consider the rules or remember the rules only of one category, that is asset. What are the rules of asset? Increase in asset should be debited and decrease in asset should be credited.
once you can remember this particular rule or this set of rules, then rest of the rules can be very easily created, because the rules of asset and the rules of expenses and losses are exactly same. And the rules of asset, if they're inverted, then exact opposite of the rules of asset is nothing but the rules of liability. And the rules of liability are exactly same to the rules of revenues and gains as well as rules of capital. So if you remember asset, you can very easily find out expenses because they are same. If you remember asset, then you can very easily find out liability because they are exactly inverse, opposite. And whatever is liability, that is equal to revenues and gains, that is equal to capital. Rules are exactly same for debit and credit. These are the basic points to be kept in mind. तो इसके हिसाब से हमने अलग अलग चीजें देखी थी. एसेट का एक्जैक्टली उल्टा क्या, तो लायबिलिटी आता है, और जैसा लायबिलिटी वैसे ही कैपिटल रहता है, और जैसा लायबिलिटी वैसे रेवेन्यू रहता है, और जैसा एसेट है वैसा ही एक्सपेंसेस रहता है. ये सब चीजें अपना देख के हो गया था. आई होप यू आर नॉट फॉरगॉटन. इसके हिसाब से मैंने एक एंट्री भी आपको करके दिखाया था कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा. इंक्रीज इन एसेट है तो डेबिट क्या रहेगा, वगैरह वगैरह. ये सब चीजें करके हो गई है. आज मुझे सिर्फ 2 प्रॉब्लम करना है. छोटा सा लेक्चर है. कल का लेक्चर काफी बड़ा हो गया था, 68 मिनट्स का लेक्चर था. आई होप यू हैव सीन दैट लेक्चर प्रॉपर्ली. कुछ डाउट्स रहेंगे तो बेझिझक मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके हिसाब से आपको मदद करती जाऊंगा. चलिए फिर आज मुझे जाना है. अच्छा, ये याद है ना, ये अकाउंटेंट का मैजिक का चश्मा, इसमें मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के, अकाउंटेंट का चश्मा डालेगा तो समझता है कि कितने भी अकाउंट सामने दिखने दे, हमको पता रहता है कि इसमें से कौन सा अकाउंट यूज करना है. और उसका रूल क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों अकाउंट अफेक्ट होते रहेंगे तो पर्सनल विल गो इन नरेशन, रियल एंड नॉमिनल विल गो इन एंट्री. ये पहला रूल था. दूसरा रूल क्या था, रियल, रियल, पर्सनल, ऐसे लोग रहेंगे तो पर्सनल विल गो इन नरेशन, रियल विल गो इन एंट्रीज. और तीसरा सिचुएशन क्या था, पर्सनल, पर्सनल और रियल, नहीं तो पर्सनल, पर्सनल और नॉमिनल, ऐसे अकाउंट अफेक्ट होते रहेंगे तो इन दैट केस वो नॉमिनल नहीं तो रियल अकाउंट जो है वो तो एंट्री में जाना ही है. रहेंगे कौन, बचे कुछ 2 पर्सनल अकाउंट. उसमें से कौन सा अकाउंट एंट्री में जाएगा, जिसकी वजह से बिजनेस को अफेक्ट होता है वो अकाउंट एंट्री में जाएगा. जिसकी वजह से बिजनेस को अफेक्ट नहीं होता है वो अकाउंट अपना नरेशन में जाएगा. ये सब चीजें देखी थी. अकाउंटेंट का मैजिक का चश्मा है भैया. दुनिया भर के लोगों को अलग अलग अकाउंट दिखेंगे, अकाउंटेंट को पता है उसमें से कौन से अकाउंट को सिलेक्ट करना है, कौन से किरदार को क्या रोल देना है, ये अकाउंटेंट को पता है. और कौन से किरदार को बोलना है भैया आपको सिर्फ नरेशन में जाना है, यू आर जस्ट गोइंग टू डांस इन द कोरस, इन द ग्रुप बिहाइंड द मेन एक्टर्स. मेन एक्टर कौन रहने वाले मुझे पता है. ये बेसिक लॉजिक है अपने अकाउंटेंट के मैजिक चश्मे का, जो अभी आपको समझ में आ चुका है ऐसे मैं अज्यूम करता हूं. चलिए जी, फिर आज मुझे करना है पहला प्रॉब्लम. पहला प्रॉब्लम कौन सा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल. ये प्रॉब्लम कौन सा है, पेज नंबर 32 का है, इलस्ट्रेशन नंबर 5. पेज नंबर 32 का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है. अगर आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक अभी चेंज हो गया रहेगा तो शायद पेज नंबर चेंज होगा, बट बेसिकली प्रॉब्लम यही रहने का चांसेस है. तो लेट मी स्टार्ट नाउ विद द क्वेश्चन ऑफ क्लासिफिकेशन. ज्यादा कुछ दिमाग चलाने का नहीं है अपने को क्लासिफिकेशन के अंदर से क्या चेक करने का है कि एसेट है कि लायबिलिटी है, कि इनकम है कि एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल है. चलो, लैंड एंड बिल्डिंग सिंपल चीज है. लैंड एंड बिल्डिंग क्या रहेगा रे, लैंड एंड बिल्डिंग रहेगा मेरा एसेट. इंटरेस्ट रिसीव्ड, बी केयरफुल, इंटरेस्ट रिसीव्ड बोला है, रिसीवेबल नहीं बोला है, रिसीव्ड इन एडवांस नहीं बोला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बोला है. रिसीव्ड है इसका मतलब ये इनकम है, तो आई कैन स्पेसिफाई दिस इज इनकम. कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है अपने लिए, एसेट है, तो आई कैन स्पेसिफाई दिस इज एसेट. लॉन्ग टर्म फायदा होने वाली चीज है. नेक्स्ट कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स. क्रेडिटर मतलब जिनके पास से हमने एक तो गुड्स परचेस किए हैं लेकिन पैसा देने का बाकी है, या फिर जिनके पास से हमने सर्विसेज परचेस किए लेकिन उनको पेमेंट करने का बाकी है. तो जनरली वी आर गोइंग टू कॉल देम एज सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री का मतलब क्या है, सन्ड्री का मतलब बहुत सारे हैं, तो सबका अलग अलग नाम नहीं है, सबका एक ग्रुप बना के रखा है, उसका नाम रखा है सन्ड्री. तो सन्ड्री क्रेडिटर्स इज अवर लायबिलिटी. बिल्स रिसीवेबल, देखो नाम में छुप गया, रिसीवेबल, पैसा आने का बाकी है. आने का बाकी मतलब अपने लिए क्या बन गया, एसेट. सो आई कॉल इट एज एसेट. सर कौन सा बिल सही है, ये कौन सा सेल्स बिल्स रिसीवेबल है क्या, कि परचेस बिल्स रिसीवेबल है क्या, ऐसा कैसे होता है बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल ये एक स्पेशल टाइप का ट्रांजैक्शन है, स्पेशल टाइप का अकाउंट है. इसका स्पेशलिटी अपने को अगले साल मतलब 12वीं में देखने को मिलेगा. इनफैक्ट तभी अपने को एक पूरा टॉपिक सीखने का है, उसका जर्नल एंट्रीज, उसका लेजर पोस्टिंग, उसका शुरुआत से लेकर एंड तक उसका पूरा जर्नी अपने को सीखने का है, बट वो 12वीं में है. अभी सिर्फ इतना बोल के रखता हूं कि यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल के अंदर बिल का मतलब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पे बिल्स का मतलब सेल्स बिल नहीं है, यहाँ पे बिल्स का मतलब
बिल ऑफ एक्सचेंज है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? ज्यादा दिमाग मत चलाओ, अभी 11वीं में है, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, जिसकी जरूरत है उतना ही बता के रखूंगा, अगले साल डिटेल में सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। बिल ऑफ एक्सचेंज इज मोर लाइक अ चेक। I repeat, bill of exchange is more like a check. This is called as a negotiable instrument. This is called as a negotiable instrument. सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है? बस आज के लिए इतना ही काफी है, आज आगे डिटेल में नहीं जाता हूं, अपने को पहले 11वीं पर कॉन्सेंट्रेट करने का है। 12वीं में आओगे तो मन लगा के पूरा टॉपिक सिखाऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनता कैसे है, कौन उसको बनाता है, किसको दिया जाता है, कैसे यूज होता है, कैसे उसका जर्नी आगे होता रहता है, कैसे उसका जर्नी खत्म होता है, सब चीजें सिखाऊंगा, लेकिन 12वीं में। अभी सिर्फ इतना याद रखने का, बिल्स रिसीवेबल मतलब किसी ना किसी के पास से पैसा आने का बाकी है, और उसने अपने को लिख के दिया हुआ है, साइन करके दिया हुआ है कि हाँ मैं पैसा देने वाला हूं, वो हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिख के लिया हुआ है, और वो फॉर्मेट अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से बना हुआ है। तो उस पर्टिकुलर कागज के टुकड़े को अभी एक स्पेशल वर्जन प्राप्त हुआ है, वो एक महज कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि अभी उसके पीछे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ताकत खड़ा है। तो उसको हम सिर्फ डेटर नहीं बोलते हैं, इसको हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, बट बाकी कुछ नहीं है, अपने लिए वो एसेट है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, डिस्काउंट अलाउड। बाबा लोग डिस्काउंट बोला है, याद है क्या मैंने आपको सिखाया था? 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट रहता है और एक कैश डिस्काउंट रहता है। फिर मैंने ये भी बोला था ट्रेड डिस्काउंट बल्क परचेस के लिए होता है, और कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट, अर्ली पेमेंट के लिए होता है। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड करते नहीं हैं, और कैश डिस्काउंट हम लोग अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सब चीजें डिस्कस करके हो गई है। अब फटाफट से डिसाइड करने का, ये एसेट है कि लायबिलिटी है, कि इनकम है, कि एक्सपेंडिचर है, कि कैपिटल है। डिस्काउंट अलाउड है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब सामने वाले को हमने बोला भैया थोड़ा कम पैसा दिया तो भी चलेगा लेकिन जल्दी पैसा दे दो, थोड़ा कम पैसा दिया तो भी चलेगा लेकिन जल्दी पैसा दे दो, ऐसा बोला हुआ है। तो हमने थोड़ा कम पैसा लिया हुआ है, हमने कम पैसा लिया है। सपोज सामने वाले के पास से 10,000 रुपया आने का बाकी था, हमने बोला ठीक है 9,900 दे दो, 100 रुपया नहीं दिया तो भी चलेगा, तो ये 100 रुपया क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड। आई रिपीट, 10,000 रुपया आने का बाकी था, हमने बोला जल्दी पैसा दे दो, 10,000 नहीं दिया तो भी चलेगा, 9,900 दिया तो भी चलेगा लेकिन जल्दी दे दो। उसने फट से पैसा दे दिया, 100 रुपया कम मिला अपने को, हमने बोला ठीक है, कैश की जरूरत थी, कैश मिल चुकी है, वी आर हैप्पी, 100 रुपीज कम मिला तो भी चलेगा। सो 100 रुपीज क्या बन गया? डिस्काउंट अलाउड। तो मतलब अपने को पूरा पैसा मिला कि कम पैसा मिला? कम पैसा मिला। कम पैसा मिला तो अपने को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। नुकसान मतलब क्या? लॉस। तो इसका मतलब उसको क्या बोलना पड़ेगा? इट इज एक्सपेंडिचर और लॉस। इट इज एक्सपेंडिचर और लॉस। ओके, नेक्स्ट पार्ट, सैंड्री डेटर्स। सैंड्री डेटर्स मतलब क्या है अपना? जिनके पास से पैसा आने का बाकी है, ऐसे सब लोगों का जो अलग अलग अकाउंट है उसका टोटलिंग किया, और उस टोटलिंग को हमने बोला सैंड्री डेटर्स। तो अपने लिए क्या है? वो एसेट है। नेक्स्ट, गुडविल। गुडविल क्या है अपना? इंटेंजिबल एसेट। इट इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट एज कंपेयर्ड टू इट्स कंपीटिटर्स। तो बोलूंगा ये क्या है अपने लिए? एसेट है। नेक्स्ट, फ्रेट। फ्रेट जनरली किसको यूज किया जाता है? फ्रेट इज द वर्ड यूज फॉर द पर्पज ऑफ railway freight, or when the goods are transported by using railways, in that case we call it as freight. So freight is basically our expenditure, अपना खर्चा है, लॉस तो नहीं है ये। ओके, सो एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड। सर ये कौन सा डिस्काउंट रहेगा? देखो भैया, अकाउंट बन गया है, इसका मतलब रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो मतलब कैश डिस्काउंट है। लेकिन कौन सा कैश डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट अलाउड है कि कैश डिस्काउंट रिसीव्ड है? तो उन्होंने बोल के रखा है डिस्काउंट रिसीव्ड है, मैं बोलूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब अपने लिए फायदा हो गया। जिसको हमने 5,000 रुपया देने का बाकी था, उसको हमने बोला ठीक है 5,000 नहीं देता हूं, 4,950 ही दूंगा। वो बोलते चलेगा सर जल्दी दे दो, 50 रुपया कम दिया तो भी चलेगा। तो अपने को 50 रुपए का फायदा हो गया, मतलब ये क्या बन गया अपने लिए? इनकम नहीं तो गेन। इनकम नहीं तो गेन। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल मतलब क्या है? जैसा वो था ना ऊपर का बिल्स रिसीवेबल, वैसा ही यहाँ पे बिल्स पेएबल। ये भी कौन सा बिल है? बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसको भी किसने बैकिंग किया हुआ है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने बैकिंग किया हुआ है। मतलब ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके पीछे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पावर खड़ा है। मैं बोलूंगा सर वो क्या था? बिल्स रिसीवेबल था।
मतलब किसी और के पास से बिल का पैसा आने का बाकी था। अब ये क्या है, बिल्स पेबल है, मतलब किसी ना किसी को पैसा देने का बाकी है, देने का बाकी है मतलब लायबिलिटी, सो आई कॉल इट एज अ लायबिलिटी। सो बिल्स रिसीवेबल is an asset and bills payable is a liability. Okay, next, Amit's capital. Amit's capital मतलब क्या बन गया रे, कैपिटल, उसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इज अवर इनकम, क्योंकि एफडी के ऊपर अपने को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ये अपने लिए इनकम बन गया है। नेक्स्ट कौन है, बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने बैंक के पास फैसिलिटी मांगा था कि हमको जरा ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी देना, मतलब हमारे अकाउंट में पैसा कम रहेगा तो भी हमको ज्यादा पैसा विड्रॉ करने का ताकत देना। प्लीज अलाउ अस टू ड्रॉ ओवर एंड अबोव व्हाट इज द बैलेंस इन अवर अकाउंट। प्लीज अलाउ अस टू withdraw over and above the existing balance in our account, that is called as overdraft facility, drawing over and above the existing balance. So हमने बैंक का पैसा यूज कर लिया है, we have withdrawn not only the money from our own account but we have withdrawn more money than what is already there in the account. अपने अकाउंट में जितना पैसा है उसके मुकाबले हमने ज्यादा पैसा विड्रॉ किया है, तो पैसा बैंक को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि अपना पैसा नहीं है वो। मतलब बैंक अपने लिए क्या बन गया, लायबिलिटी। बैंक को पैसा वापस देने का बाकी है, पेबल, पेबल मतलब बन गया लायबिलिटी, सो आई कॉल इट एज अ लायबिलिटी हियर, LIABILITY, शाबाश, लायबिलिटी। नेक्स्ट, लाइव स्टॉक, मुर्गी, घोड़ा, गाय, बैल, भैंस, ये सब चीजें क्या बन गई अपने लिए, लाइव स्टॉक। सो लाइव स्टॉक को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, इट इज अवर एसेट। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, दिखने को अच्छा दिखना चाहिए, इसके लिए किधर गया रे मेरा इरेजर, हाँ जी, हाँ जी, चलिए फटाफट से वापस आऊंगा और इधर लिख दूंगा पेन। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है मेरा, लायबिलिटी है। लाइव स्टॉक क्या है मेरा, एसेट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या अपने लिए खर्चा है, सो विल कॉल इट एज एक्सपेंडिचर और यू कैन से एक्सपेंसेस। कैश एट बैंक, अपना पैसा बैंक के पास पड़ा है, बैंक का ज्यादा पैसा हमने विड्रॉ किया तो अपने लिए लायबिलिटी, और अपना पैसा बैंक के पास पड़ा है तो अपने लिए एसेट, तो आई कॉल इट एज कैश एट बैंक इज माय एसेट। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड मतलब क्या हो जाएगा, अपने लिए इनकम। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मतलब अपने लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर। कैरेज, कैरेज विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, अगेन योर एक्सपेंडिचर। कैरेज का मतलब क्या है सर, कैरेज का मतलब ट्रांसपोर्टेशन बाय फोर व्हीलर्स, ट्रक से, टेम्पो से, अगर आप अपने गुड्स को इधर उधर लेके जाते हो तो हम बोलेंगे कैरेज। ओके, नेक्स्ट पार्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट, दरवाजे के बाहर खड़ा है रेंट। सर रेंट कैसे दरवाजे के बाहर खड़ा रह सकता है, रेंट तो अपना खर्चा है, लेकिन वो बोल रहे हैं दरवाजे के बाहर खड़ा है, आउटस्टैंडिंग, स्टैंडिंग आउटसाइड, that means it is not the rent which is standing out, but it is the landlord who is standing out and is demanding his rent. That means the rent is payable. Instead of calling it as rent payable, they are calling it as outstanding rent. दोनों का मतलब एक ही है, पेबल है मतलब ये क्या बन गया अपने लिए, लायबिलिटी बन गया। और अगर तुम मॉडर्न अप्रोच के बजाय ट्रेडिशनल अप्रोच करने को जाओगे तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई होप यू आर नॉट फॉरगॉटन दैट पर्टिकुलर थिंग। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और मॉडर्न अप्रोच में क्या बन जाता है, सिंपल लायबिलिटी, ज्यादा कुछ झंझट नहीं है। कमीशन रिसीव्ड, चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब क्या है, पैसा मिल चुका है, पैसा मिल चुका है मतलब अपने लिए क्या हो गया, इनकम हो चुका है। अगर यही कमीशन पेड बोलते थे तो मैं एक्सपेंडिचर बोलता था, कमीशन रिसीव्ड बोला है इसके लिए मैं इनकम बोलने वाला हूं। नेक्स्ट इज बैंक लोन, नेक्स्ट इज बैंक लोन। बैंक लोन क्या है अपने लिए, लायबिलिटी। बैंक का पैसा है भैया, वापस करने का बाकी है, वापस करने का बाकी मतलब क्या बन गया अपने लिए, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब अपना हमने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है, उसका बिल आ चुका है, बिल आ चुका है तो क्या बोलना पड़ेगा अपने लिए, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। एंड नेक्स्ट वन इज कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है अपने लिए, एसेट है,
क्योंकि हमने जो चीज बना के रखी है अभी उसको अगर एक्स्ट्रा प्रिंट करना करेगा तो लोगों ने अपने पास से पहले कॉपीराइट का अपने को पेमेंट करना पड़ेगा, तो विल कॉल इट एज एन एसेट. इट इज हेल्पिंग अस टू डू आवर बिजनेस सिस्टमेटिकली. इट इज अवर इंटेंजिबल एसेट. इट इज अवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सो दैट इज कंसिडर्ड एज एन एसेट. ओके, वेरी गुड. ये भी पूरा हो गया. अब जाएंगे आगे. आगे क्या करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन करना है भैया. ये क्वेश्चन किधर का है, ये क्वेश्चन पेज नंबर 43 का है, क्वेश्चन नंबर 2. आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और मॉडर्न अप्रोच का लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लोग किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है टेबुलर फॉर्मेट में जाने का कोशिश करेंगे. ओके, चलिए फिर पेज नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. लेट मी स्टार्ट. देखो क्या कहता है, प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ टेबुलर फॉर्म फ्रॉम टेबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच. वो गलती से अकॉर्डिंग हो गया है, वो रहने दीजिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच करके अपने को चाहिए. ओके, चलो फिर टेबल बनाता हूँ. टेबल के अंदर क्या क्या करें, टेबल के अंदर आएगा सीरियल नंबर, 2 एस्पेक्ट्स, 2 अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन, रूल्स, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, ये सब चीजें आने वाली है. ओके, सो 2 एस्पेक्ट्स. सबसे पहला ट्रांजेक्शन कौन सा है, मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹30,000. सो 2 एस्पेक्ट कौन सा है तुम्हारा, कैश इज कमिंग इन. और सेकंड एस्पेक्ट क्या है तुम्हारा, कि मेघराज कैपिटल प्रोप्राइटर इज द गिवर. तो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो गए, अकाउंट अफेक्ट हो गया कैश अकाउंट. और कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट. क्लासिफिकेशन, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, एसेट है. सर नहीं रियल अकाउंट है. अरे बाबा मॉडर्न अप्रोच है ना रे, मेरे बाबा लोग बेबी लोग जरा संभल के. अप्रोच कौन सा पूछा है, मॉडर्न अप्रोच पूछा हुआ है. तो मॉडर्न अप्रोच में पर्सनल रियल नॉमिनल की बात नहीं करने का है. मॉडर्न अप्रोच में एसेट है कि लायबिलिटी है कि एक्सपेंस है कि इनकम है कि एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम कैपिटल, ये सोचना पड़ेगा. तो देखो भैया ये कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल ही रहेगा उसका क्लासिफिकेशन. फिर रूल कौन सा बनेगा, एसेट, कैश इज कमिंग इन, कैश बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है, तो मैं बोलूंगा इसका मतलब रूल कौन सा आएगा, इंक्रीज इन एसेट इज इक्वल टू डेबिट. और कैपिटल, कैपिटल भी बढ़ गया अपने पास का, बिजनेस के पास कैपिटल बढ़ गया है, तो मैं बोलूंगा इंक्रीज इन कैपिटल इज इक्वल टू क्रेडिट. क्योंकि एसेट का एग्जैक्टली उल्टा लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जैसे बराबर तुम्हारा कैपिटल है, और एसेट को बढ़ना मतलब डेबिट रहेगा, तो लायबिलिटी को बढ़ना मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा. लायबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ता है तो कैपिटल को भी क्रेडिट करना पड़ता है, क्योंकि कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम ये आपस में एक दूसरे के कजिन है, और एसेट और एक्सपेंडिचर ये आपस में एक दूसरे के कजिन है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो चलो भैया, इंक्रीज इन एसेट इज इक्वल टू डेबिट मतलब किसको डेबिट करना पड़ेगा, पड़ेगा कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. इस तरह से मेरा पहला ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका है. अब मैं दूसरे की तरफ जा रहा हूं. देखो क्या कहता है दूसरा ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2,000. तो इसका मतलब कैश इज कमिंग इन के कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट. लेकिन मैं आपको सिखाया हुआ है हमेशा कोशिश क्या करने का, सेकंड लाइन पे क्रेडिट का इफेक्ट रखने का है और फर्स्ट लाइन पे डेबिट का इफेक्ट रखने का है. अब मुझे समझ में आ गया कैश इज गोइंग आउट, पहले मुझे वही दिख रहा है, पहले वो दिखा है, इसका मतलब पहले वो लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है. दिखा रहेगा पहले, लेकिन लिखूंगा किधर, सेकंड लाइन पे. तो सेकंड लाइन पे लिखूंगा कैश इज गोइंग आउट, और डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया मतलब बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर. तो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो गए, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, और कौन सा रे, कैश अकाउंट. बैंक ऑफ इंडिया क्या है तुम्हारा, एसेट अकाउंट है, और कैश अकाउंट भी क्या है तुम्हारा, एसेट अकाउंट है. तो रूल्स क्या है, जब एसेट बढ़ता है, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पैसा बढ़ गया तो एसेट बढ़ गया तो उसको डेबिट देना पड़ेगा. सो इंक्रीज इन एसेट इज इक्वल टू डेबिट. मतलब मैं यहां पे बोलूंगा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा. और कैश, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना पैसा बढ़ गया लेकिन अपने कैश बॉक्स के अंदर का पैसा कम हो गया, सो इट इज डिक्रीज इन एसेट. समझता मैं कैसे बोल रहा हूं, डिक्रीज इन एसेट. नहीं सर आई ठीक से बोलो ना, एसेट बढ़ गया कि कम हो गया, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर का बैलेंस बढ़ गया बट कैश बॉक्स के अंदर का बैलेंस कम हो गया.
आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू. ओके, तो डिक्रीज इन एसेट इज इक्वल टू क्रेडिट. यहाँ पे कौन आएगा? कैश. ओके, वेरी गुड. चलो भैया, सेकंड ट्रांजेक्शन भी हो गया. छोटा छोटा प्रॉब्लम है, आप जैसे होशियार बच्चे रहेंगे तो टेंशन ही नहीं आता है मुझे. देखो थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? विड्रू कैश ₹1000 फॉर पर्सनल यूज. कंटाला मत कीजिए, दिमाग चलाइए. आपको बहुत बड़ा अच्छा अकाउंटेंट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है. ओके, विड्रू कैश ₹1000 फॉर पर्सनल यूज. घर के काम के लिए उसने कैश को विड्रॉ किया है. तो इसका मतलब एक अकाउंट कौन सा है तुम्हारा? टू एस्पेक्ट. कैश इज गोइंग आउट, क्योंकि उसने बोला है कि कैश इज विड्रॉन. कैश इज गोइंग आउट. एंड प्रोप्राइटर इज द रिसीवर. तो ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट बन जाएगा. और कौन सा अकाउंट बन जाएगा? कैश अकाउंट बन जाएगा. घर का पैसा बिजनेस में आया तो कैपिटल. बिजनेस का पैसा घर पे गया तो ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग अकाउंट बन गया. ड्रॉइंग अकाउंट कैपिटल का भाई है, तो मैं बोलूंगा वो क्लासिफिकेशन कैपिटल के जैसा करना पड़ेगा. और कैश तो एसेट ही है, तो उसका टेंशन ही नहीं है. और कैपिटल अभी क्या हो रहा है तुम्हारे? ड्रॉइंग्स है ना, ड्रॉइंग्स है. और कैश तुम्हारी कम हो रही है. इसका मतलब मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? डिक्रीज इन एसेट. पहले कैश के लिए बोल देता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा. डिक्रीज इन एसेट इज इक्वल टू क्रेडिट. और तुमने कैपिटल वाले अकाउंट को डेबिट कर दिया एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि नहीं सर हमने ड्राइंग को धक्का मारा है. सच्ची बात है, बट ड्राइंग किसका भाई है? कैपिटल का भाई है. दोनों साथ साथ में रहते हैं. मैं तो बोलूंगा ड्राइंग कैपिटल का भाई भी नहीं है, ड्राइंग कैपिटल की परछाई है. परछाई का स्पेशलिटी क्या रहता है? तू जहां जहां रहेगा तेरा साया साथ होगा. तो ड्राइंग अगर कैपिटल की परछाई है तो भले ही उसका दिखने के लिए दूसरा अकाउंट बनाया रहेगा, तो भी वो है कैपिटल ही. वो कैपिटल के साथ ही रहेगा कभी भी. अकेला अकेला नहीं बैठने वाला है कभी भी. वो कैपिटल की परछाई है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? बिजनेस में प्रोप्राइटर ने पहले लाया हुआ कैपिटल कम हो गया है. कैपिटल का कम होना मतलब डिक्रीज इन कैपिटल है. डिक्रीज इन कैपिटल इज इक्वल टू डेबिट. आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू. घर का पैसा बिजनेस में लाया तो कैपिटल बढ़ गया. बिजनेस का पैसा घर पे लेके गया तो कैपिटल कम हो गया. कैपिटल का कम होना मतलब डेबिट. सो आई स्पेसिफाई व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड. कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड. एंड व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड. कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड. अरे एक मिनट, हाँ एक मिनट. कैपिटल अकाउंट नहीं बोलता हूँ, ड्राइंग अकाउंट बोलता हूँ उसको. परछाई का अकाउंट है अपने पास, तो हम परछाई का ही नाम लिखेंगे. तो परछाई जाएगी कैपिटल के साथ, लेकिन जाते जाते क्या बोलेगी? मैं परछाई हूँ, मुझे भूलना मत, मैं मेन नहीं हूँ. ओके, तो यहाँ पे लिख दूंगा ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना है. DRAWINGS. ओके, ड्राइंग्स अकाउंट फॉलोज एग्जैक्टली ऑल द रूल्स ऑफ कैपिटल अकाउंट. सो थर्ड पॉइंट हो चुका है अपना. नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश ₹2000. परचेज गुड्स मतलब परचेज इज एन एक्सपेंडिचर. एंड नीलेश इज गिवर. कैसा स्पेलिंग है उसका? नीलेश है कि नीलेश है? हाँ नीलेश है. नीलेश इज गिवर. तो बोलूंगा ठीक है भैया, परचेस अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और नीलेश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है. परचेस अकाउंट क्या है अपने लिए? अभी परचेस अकाउंट अपने लिए एक्सपेंडिचर है और कैसे एक्सपेंस है. और नीलेश अकाउंट अपने क्या? लायबिलिटी का अकाउंट है, क्योंकि उसके पास से गुड्स लिया है. गुड्स लिया है लेकिन पैसा दिया नहीं, मतलब पैसा देने का बाकी है. देने का बाकी है तो अपने लिए लायबिलिटी बन गया. ओके, तो रूल्स क्या बन जाएंगे तुम्हारे? परचेस अकाउंट एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू डेबिट. एंड लायबिलिटी में क्या हो गया है? इंक्रीज इन लायबिलिटी इज इक्वल टू क्रेडिट. तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू डेबिट मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? परचेस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा. अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको सिखाया है कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जाओगे, नहीं तो आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जाओगे. अल्टीमेटली आपका डेबिट क्रेडिट इफेक्ट वही रहने वाला है. ओनली थिंग इज उसके रीजन जो है दिखाते हैं हम लोग, रीजन वो थोड़े चेंज होते हैं, बाकी कुछ नहीं है. सो क्रेडिट क्या होगा तुम्हारा? नीलेश अकाउंट को क्रेडिट होगा. नीलेश अकाउंट को क्रेडिट कर दो. हो गया रे, हो गया. नेक्स्ट, कैश परचेसेस ऑफ ₹3000. कैश परचेसेस ऑफ ₹3000. सो एंट्री क्या करना पड़ेगा मुझे? परचेस इज एन एक्सपेंडिचर.
एंड कैश इज गोइंग आउट। फिर मैं कहूंगा अकाउंट कौन से अफेक्ट हो गए, परचेस अकाउंट अफेक्ट हो गया और कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया। परचेस अकाउंट अपना एक्सपेंडिचर अकाउंट है और कैश अकाउंट अपना एसेट अकाउंट है। एक्सपेंडिचर बढ़ गया है तो उसको डेबिट देना ही पड़ेगा, मतलब परचेस अकाउंट को डेबिट दे दिया रे बाबा लोग, बेबी लोग। और बाद में एसेट अपना कम हो रहा है क्योंकि हमने पेमेंट किया हुआ है उसको, तो मुझे बोलना पड़ेगा डिक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन एसेट, तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो ये कौन है अपना कैश अकाउंट। नेक्स्ट, पेड वेजेस ₹4000 रहेंगे शायद वो, उसका डॉट अलग जगह पे पड़ गया, बाकी कुछ है नहीं। तो 4000 का पेड वेजेस है, तो मुझे बोलना पड़ेगा वेजेस इज, और यू कैन से वेजेस आर एक्सपेंडिचर, और बाद में कैश इज गोइंग आउट। तो कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए, वेजेस अकाउंट अफेक्ट हो गया और कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया। वेजेस अकाउंट अफेक्ट हो गया और कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया, तो क्या करना पड़ेगा रे, वेजेस अकाउंट को बोलना पड़ेगा इट इज एन एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कैश अकाउंट को बोलना पड़ेगा इट इज एन एसेट अकाउंट। एक्सपेंडिचर का स्पेशलिटी क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, तो इट इज टू बी डेबिटेड, एंड डिक्रीज इन कैश और एसेट इज टू बी क्रेडिटेड। सर आपको कैसे समझा कैश कम होगी, अरे भैया वेजेस पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो तो कैश बॉक्स में से कैश निकल जाएगी, तो कैश बॉक्स की कैश कम ही तो होने वाली है ना, वही तो बोल रहा हूँ, डिक्रीज इन फिक्स एसेट और डिक्रीज इन एसेट नॉट फिक्स एसेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेजेस अकाउंट, पे करोगे तो कैश कम होगी, सिंपल। तो अब मुझे करना है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेवेंथ ट्रांजैक्शन के लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा। आगे जाता हूँ, चलो सेवन ट्रांजैक्शन। सेवेंथ ट्रांजैक्शन में क्या क्या होने वाला है रे, देखो भैया सेवन ट्रांजैक्शन में आएगा परचेज अ चेयर फॉर ऑफिस यूज ₹3200, परचेज अ चेयर फॉर ऑफिस यूज ₹3200। तो क्या कर दिया हमने, चेयर परचेस किया है, चेयर परचेस किया है, इसका मतलब हमने फर्नीचर अकाउंट को यूज करना पड़ेगा। सर मैं चेयर अकाउंट यूज करता हूँ ना, चलेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर टू कॉल इट एज फर्नीचर। सो फर्नीचर अकाउंट अपने को यूज करने का है, जस्ट अ सेकेंड, बोल सकता हूँ फर्नीचर इज कमिंग इन, यहाँ पे लिखूंगा फर्नीचर इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट। सो कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए, फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट हो गया एंड कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया। तो क्लासिफिकेशन क्या है उसका, फर्नीचर कौन सा अकाउंट है अपना, एसेट अकाउंट है, और कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है अपना, वो भी एसेट अकाउंट है। अरे वेरी गुड। तो एक एसेट बढ़ रहा है, कौन सा, फर्नीचर बढ़ गया, और एक एसेट कम हो रहा है, कौन सा वाला, कैश कम हो गई। मैं बोलूंगा रूल्स कौन सा है, इंक्रीज इन एसेट इज इक्वल टू डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे क्योंकि वो बढ़ रहा है, और कैश को कम कर देंगे क्योंकि कैश कम हो रही है। हो गया जी, हो गया, सातवां ट्रांजेक्शन हो गया। ये अपना सब हो गया था, पिछले स्लाइड पर से यहाँ पे लेके आया तो टिक मार्क चले गए थे, बाकी कुछ नहीं है। ओके चलिए जी, आठवां क्वेश्चन करना है अपने को। सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹1200। तो गुड्स आर गोइंग आउट मतलब सेल्स है अपना, एंड मोहन इज द रिसीवर। तो मोहन इज द रिसीवर, मैंने द लिखा नहीं है, मोहन इज रिसीवर एंड सेल्स इज इनकम। सर आपको कैसे समझा कि कैश नहीं मिली है, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने सिर्फ मोहन का नाम दिया हुआ है। तो सर
अगर 8वें ट्रांजैक्शन में उन्होंने कैश के बारे में कुछ नहीं बोला था तो आपने अज्यूम कर दिया है कि हमने जो गुड्स मोहन को बेचा है वो क्रेडिट पे बेचा हुआ है। तो सर जरा 7वां ट्रांजैक्शन देखिए ना, 7वें ट्रांजैक्शन में भी कैश का नाम नहीं है, लेकिन आपने अज्यूम कर लिया कि वो जो फर्नीचर है वो फर्नीचर को हमने कैश में एडजस्ट किया हुआ है। ऐसा कैसे करते हो आप? कभी बोलते हो कि कैश है, कभी बोलते हो कैश नहीं है। जनरली याद रखो, गुड्स के ट्रांजैक्शन रहेंगे तो जनरली वी आर कीपिंग सेम सप्लायर सेम कस्टमर मेनी टाइम्स। अपने कस्टमर लगभग बंधे हुए रहते हैं, वही वही कस्टमर बार बार आते हैं। नए कस्टमर नहीं आते ऐसा नहीं बोल रहा हूं, नए कस्टमर भी आते हैं, लेकिन ज्यादा करके हमेशा के कस्टमर आते रहते हैं, तो उनका खाता अपने पास रहता ही है। जब तक वो नहीं बोलेंगे कि गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, तब तक हम अज्यूम करेंगे कि हमेशा का कस्टमर है, उसको हमने क्रेडिट पे बेचा रहेगा। एसेट जो हम परचेस करते हैं वो हम बार बार परचेस नहीं करते हैं। एसेट्स आर नॉट परचेस्ड ऑन रेगुलर बेसिस, तो जनरली द पर्सन फ्रॉम हुम वी आर परचेसिंग एसेट इज अननोन टू अस और वी आर अननोन टू हिम। तो देर इज नो गारंटी दैट ही विल एक्सटेंड क्रेडिट टू अस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने को क्रेडिट पे कभी भी एसेट परचेस करने को नहीं मिलेगा, फर्नीचर परचेस करने को नहीं मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट पे परचेस करने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। बट जनरली यू विल फाइंड दैट एसेट्स आर पेड इमीडिएटली। हाँ, प्रॉब्लम ने क्लियरली बोला रहेगा तो हम कंसिडर कर ही देंगे कि उसको हमने क्रेडिट पे परचेस किया है। तो 7th पॉइंट में एसेट था और प्रॉब्लम ने क्रेडिट के बारे में कुछ बोला नहीं था, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो कैश पे परचेस किया था। और 8th पॉइंट में भी कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है, क्रेडिट के बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन गुड्स का है और पार्टी का नाम दिया हुआ है, मतलब तो मैं अभी कंसिडर कर सकता हूँ कि क्रेडिट पे बेचा हुआ रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम कंसिडरिंग मोहन इज रिसीवर, आई एम नॉट कंसिडरिंग कैश इज कमिंग इन। ओके, और ऊपर मैंने कैश इज गोइंग आउट बोला हुआ था क्योंकि वह एसेट था और ये गुड्स की चीज है। गुड्स सेम कस्टमर सेम सप्लायर, बार बार ट्रांजेक्शन होता है तो एक दूसरे का खाता बना के रखते हैं। एसेट कभी कभार ट्रांजेक्शन होंगे तो खाता कैसे बना के रखेंगे? क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? कभी कभार ट्रांजेक्शन होंगे तो हम बोलेंगे पैसे दे दो, काम खत्म, आप लेके जाओ, एसेट को प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो मोहन इज द रिसीवर। यहाँ पे अपने को बोलना पड़ेगा ये कौन सा अकाउंट है, मोहन अकाउंट है, और ये सेल्स अकाउंट है। एंड क्लासिफिकेशन बन जाएगा मोहन अकाउंट, मतलब कौन सा रे, अपना डेटर बन चुका है अभी वो, मतलब वो एसेट अकाउंट है। और सेल्स अपना इनकम अकाउंट है। मोहन अपने पास पैसा देने का बाकी है, मतलब अपना एसेट बढ़ गया है। अभी देयर इज वन मोर पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम whom we can demand money, one more person, number of debtors are going up, so I can specify increase in asset is equal to debit। और सेल्स इनकम है तो इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू क्रेडिट, क्योंकि सेल्स किसका भाई है? सेल्स लायबिलिटी और कैपिटल का भाई है। और लायबिलिटी की स्पेशलिटी क्या है? जो एसेट के बारे में होता है उसका एक्जैक्टली उल्टा रूल लायबिलिटी के बारे में होता है। तो एसेट का रूल क्या है? इंक्रीज रहेगा तो डेबिट करो, डिक्रीज रहेगा तो क्रेडिट करो। तो लायबिलिटी का रूल क्या बन जाएगा? डिक्रीज रहेगा तो डेबिट करो, इंक्रीज रहेगा तो क्रेडिट करो। और जो लायबिलिटी का रूल वही इनकम का रूल, इसलिए इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू क्रेडिटेड। सो डेबिट किसको करूंगा? मोहन, मोहन को डेबिट, मोहन को डेबिट। और क्रेडिट किसको करूंगा? सेल्स, सेल्स को क्रेडिट। हो गया 8वां ट्रांजैक्शन। 9वां ट्रांजैक्शन आएगा, विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज ₹3000। अभी ये विड्रू बोल रहा है, इसके पहले भी विड्रू बोला था। कहाँ पे बोला था? पॉइंट नंबर 3 में बोला था मेरे ख्याल से, पॉइंट नंबर 3 में बोला था। तो हमने क्या किया था? कैश बॉक्स में से कैश घर पे लेके गया, ऐसा बोला था। यहाँ पे बोल रहा है विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज, तो अभी कैश बॉक्स में ही पैसा पड़ा है ऑफिस के, ऑफिस के ही कैश बॉक्स में पैसा पड़ा है, तो वहां से क्या विड्रॉ करेगा? ऑफिस के लिए चाहिए रहेगा तो। इसका मतलब देखिए, ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इधर बोला था विड्रू कैश, कहाँ पे रहे? पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3, मेरा कर्सर दिख रहा है क्या आप लोगों को? प्लीज प्लीज इधर देखिए, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में बोला था विड्रू कैश ₹1000 फॉर पर्सनल यूज, तो वो विड्रू कैश बोला था, तो मैंने कंसिडर किया ठीक है भैया, कैश बॉक्स में से ऑफिस के बिजनेस के कैश बॉक्स में से थोड़ा कैश निकाल के घर पे गया रहेगा, ऐसा मैंने कंसिडर किया था एडजस्टमेंट नंबर 3 में। लेकिन अभी क्या बोल रहा है? विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज, तो ऑफिस के बिजनेस के कैश बॉक्स में ऑलरेडी कैश पड़ी हुई है, वहीं से विड्रॉ करके वहीं पे रखने में क्या मतलब है? क्योंकि अभी घर पे नहीं लेके जा रहा है, ऑफिस के लिए बोल रहा है। इसका मतलब शायद कैश बॉक्स में कैश है ही नहीं, बल्कि बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, वहां से विड्रॉ करके कैश बॉक्स में रख रहा है, घर पे लेके नहीं जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर। लॉजिक समझा कैसे किया मैंने? क्योंकि ऑफिस यूज बोला है ना, तो कैश बॉक्स में से निकाल के कैश बॉक्स में कैसे रखेगा? घर पे लेके जाने करेगा तो बात अलग है, कैश बॉक्स ऑफिस यूज ही बोल के रखा हुआ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या मेरे लिए? ऑफिस यूज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलूंगा इसका मतलब शायद ये विड्रॉ कहाँ से किया रहेगा फिर?
उसी से निकल कर उसी में डालने का क्या मतलब है? हम बोलेंगे नहीं, बैंक से विड्रॉ किया रहेगा और बिजनेस के कैश बॉक्स में लाके रखा रहेगा। मतलब यहाँ पे कौन कौन अफेक्ट हो रहा है? कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन एंड बैंक इज गिवर। सो कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गया भैया? कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया है। भैया और बहना दोनों रे बाबा लोग एंड बेबी लोग, नहीं तो लड़की लोग को गुस्सा आएगा, सर हमारे तरफ बात ही नहीं करते हैं करके। अब बड़ी होशियार बच्ची है वो, टेंशन मत लीजिए। हाँ जी, चलिए। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? एसेट अकाउंट है। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? वो भी एसेट अकाउंट है। और कैश में क्या हो गया? बिजनेस के कैश बॉक्स में बढ़त हो गई है, तो इंक्रीज इन एसेट हो गया है, इसका मतलब डेबिट हो गया है। लेकिन बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसा निकल गया है, इसका मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट में मुझे बोलना पड़ेगा इंक्रीज नहीं हुआ है बल्कि डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज के हिसाब से खेलना पड़ेगा रे। डिक्रीज इन एसेट। इंक्रीज को डेबिट करोगे तो डिक्रीज को क्रेडिट करना पड़ेगा एसेट में, इसका मतलब डेबिट किसको करने वाले हैं? कैश, कैश, कैश अकाउंट, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और दूसरा कौन है? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। हो गया रे नवा ट्रांजैक्शन, हो गया रे, हो गया रे। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 कौन सा है तुम्हारा? पॉइंट नंबर 10, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹9,000। ऐसा कुछ तो गाना था ना, हो गया रे, हो गया रे, कुछ तो करके। आई डोंट रिमेम्बर जस्ट नाउ, कुछ तो गाने मन में आ रहा है। हम्म, ठीक है, हम वापस अकाउंट की तरफ देखते हैं। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹9,000। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹9,000। किधर गया रे? इधर है। ओके जी। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर मतलब फर्नीचर इज गोइंग आउट। तो मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, सेकंड लाइन पे लिख रहा हूँ, क्योंकि अपना आदत रहना चाहिए कि क्रेडिट वाला चीज हमेशा सेकंड लाइन पे लिखने का। फर्नीचर इज गोइंग आउट एंड सोल्ड बोला है तो अपने को वैसा मिला रहेगा, तो कहूंगा कैश इज कमिंग इन। सर क्रेडिट पे बेचा रहेगा तो उन्हें बताना चाहिए। फर्नीचर बेच रहे हैं ना हम लोग, तो एक ही बार करने वाला ट्रांजेक्शन है, बार बार तो बेचते नहीं है। मतलब ये अपना हमेशा का खाते वाला कस्टमर नहीं है, कोई तो भंगार का दुकान है उसको बेच दिया, बोला सामने से कैश दे दो, तो कैश इज कमिंग इन। तो कैश अकाउंट है एंड फर्नीचर अकाउंट है। कोई कोई बच्चा बहुत होशियार रहता है, बोलता है नहीं सर फर्नीचर अकाउंट नहीं है, ओल्ड फर्नीचर अकाउंट है। ऐसा कुछ नहीं रहता है। ओल्ड फर्नीचर उन्होंने अपने को सिर्फ डिस्क्राइब किया है कि किसको बेचा, ओल्ड को बेचा, बट है कौन? फर्नीचर। अकाउंट कौन सा है? फर्नीचर अकाउंट है, बाकी कुछ है नहीं। ओके, सो कैश अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट है? एसेट अकाउंट है। और फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? एसेट अकाउंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीज इन कैश हो गई है, मतलब इंक्रीज इन एसेट हो गया है, मतलब इसको डेबिट करना पड़ेगा। और फर्नीचर कम हो गया मतलब डिक्रीज इन एसेट हो गया है, मतलब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसको देंगे? कैश अकाउंट को देंगे। और क्रेडिट किसको देंगे? फुर्नीटूरे को डेबिट, सॉरी क्रेडिट दे देंगे। फुर्नीटूरे मतलब क्या? फर्नीचर, फर्नीचर। ओके, चलो नेक्स्ट। रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ ₹1,000। रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ ₹1,000। तो कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन एंड डिविडेंड इज इनकम। तो कैश अकाउंट यहाँ पे आ गया और डिविडेंड अकाउंट यहाँ पे आ गया। और कैश अकाउंट अपना एसेट अकाउंट है और डिविडेंड अकाउंट अपना इनकम अकाउंट है। तो कैश बढ़ रही है मतलब इंक्रीज इन एसेट हो गया रे, और इंक्रीज इन एसेट हो गया मतलब उसको डेबिट देना पड़ेगा रे। तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा कैश अकाउंट, और यहाँ पे बोलना पड़ेगा ये क्या है? डिविडेंड इज अवर इनकम। इनकम मतलब क्या बोलना पड़ेगा? इनकम बढ़ गया है, तो इंक्रीज इन इनकम, मतलब इसको देना पड़ेगा क्रेडिट। सर नहीं, ऊपर इंक्रीज को डेबिट दिया तो नीचे इंक्रीज को क्रेडिट कैसे दोगे? ऊपर इंक्रीज को डेबिट दिया है क्योंकि वो कौन है? एसेट है। नीचे इंक्रीज को क्रेडिट दे रहा हूं क्योंकि वो कौन है? इनकम है। इनकम किसका भाई है? लायबिलिटी का भाई है। और किसका दुश्मन है? एसेट का दुश्मन है। एसेट का दुश्मन लायबिलिटी, एसेट का अपोजिट लायबिलिटी। इनवर्स है वो एग्जैक्टली। तो एसेट का इनवर्स लायबिलिटी, और लायबिलिटी का एग्जैक्ट दोस्त कौन है? इनकम। इसके लिए इनकम को मैं लायबिलिटी का रूल लगा के बोल रहा हूँ, इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू क्रेडिट। तो डिविडेंड, डिविडेंड अकाउंट को क्रेडिट करूंगा अंडर मॉडर्न अप्रोच। हो गया 11वां मुद्दा।
अब अगला पॉइंट 12वां लास्ट पॉइंट आज का। थके नहीं ना रे बच्चे लोग, थकना मत, मस्त से स्टेमिना रखना बराबर से। कल सुबह उठने का क्या करना है, हॉर्लिक्स पीना है मस्त से। ओके चलिए, हॉर्लिक्स, माल्टोआ और क्या रहेगा आपका, बूस्ट बूस्ट वगैरह करके, और चाय कॉफी सब मिक्स कर लो, फटाफट से पी लो, एकदम झटका बैठना चाहिए, दिन भर अपने पास एनर्जी रहना चाहिए। चलिए 12वां क्वेश्चन, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक ₹200। ओके, तो प्रिंटिंग का खर्चा है, प्रिंटिंग इज एक्सपेंडिचर एंड कैश, क्योंकि पेड बोला उन्होंने, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट मतलब मुझे क्या कहना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा प्रिंटिंग इज एक्सपेंडिचर मतलब क्या रे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोला तो भी चलेगा, डोंट वरी। एंड दूसरा कौन है तुम्हारा, कैश अकाउंट। मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा सा कंजूसी किया हुआ है। प्रिंटिंग कौन सा अकाउंट है तुम्हारा, एक्सपेंडिचर अकाउंट है, और कैश कौन सा अकाउंट है तुम्हारा, एसेट अकाउंट है। एक्सपेंडिचर बढ़ गया क्या, हाँ, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट देना पड़ेगा। और एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, तो डिक्रीज इन एसेट, इसका मतलब उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो मैं किसको डेबिट दे दूंगा, प्रिंटिंग अकाउंट को दे दूंगा डेबिट। तुमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखा रहेगा तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखो, हाँ, और कैश अकाउंट को दे दूंगा क्रेडिट। इस तरह से मेरे 12 के 12 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो जैसा मैंने वादा किया था कि बुधवार तक मैं ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों के प्रॉब्लम पूरे करूंगा, और गुरुवार को आपको नया टॉपिक सिखाऊंगा, और इसी टॉपिक के अंदर का नया लॉजिक सिखाऊंगा कि जिसमें मैं अमाउंट को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो कल का लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आज के लेक्चर में कुछ कंफ्यूज हुआ रहेगा तो कल सुबह उठने के बाद फिर से बार बूस्ट वूस्ट पीने के बाद ये प्रॉब्लम देख लो ठीक से, मॉडर्न अप्रोच का। और फिर कल रात को 9 बजे नोटबुक लेके, पेन लेके, दिमाग लेके फटाफट से अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना है, मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठना है, टीवी के सामने बैठना है, जैसा आप देखते रहोगे वैसा, और मेरे साथ जुड़ जाना है। ओके, तो कल रात को मिलेंगे। चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ गुड स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।